नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या एमवीए के अंदर सपा ने टेंशन बढ़ा दी है। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उनका पीडीए का फॉर्मूला था उसे लोकसभा चुनाव में अच्छी ठीक ठाक कामयाबी मिली, तो अब जबरदस्त उत्साहित हैं और महाराष्ट्र में जाके एमबीए में जो पहले से टेंशन था उसको और ज्यादा सपा वहां बढ़ा रही है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि विपक्षी गठबंधन में ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली में तो तथाकथित चट्टानी एकता यानी दोस्ती दिखाई पड़ती है, लेकिन बात जब राज्यों की आती है तो वहां पर एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं। महाराष्ट्र का तो हमने अभी जिक्र किया ही, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ेगी और इस तरह की स्थिति कई राज्यों में है। तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं जो परिवारवादी राजनीति है, अपने परिवार के वर्चस्व को कायम रखने वाली राजनीति है, वो इसके पीछे है क्या? इस पर खास चर्चा होगी। और इसके बाद बात करेंगे कि असम में बाल विवाह कानून कुछ दिनों पहले लागू किया था, कुछ महीने पहले। अब देखिए कि उसकी जबरदस्त कामयाबी आई है और ये जबरदस्त कामयाबी असम में एक रिपोर्ट के द्वारा आई है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। और इसके बाद बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के जो नया नियम जारी किया गया है उस पर बिना वजह का कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नीट यूजी पेपर लीक का मामले में कार्रवाई तेज। रांची रिम्स की मेडिकल छात्रा सीबीआई की हिरासत में। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग पर दबिश के बाद कुछ और खुलासे की उम्मीद। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी, दुनिया भर में विमानन सहित कई सेवाएं बाधित। भारत में भी टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन रुकी। यूपी में गोंजा के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक दुरुस्त करने का काम जारी। आज शाम तक रेल यातायात शुरू होने की उम्मीद। हादसे में 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी। उधर उत्तर प्रदेश में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में सीटों का दावा ठोक कर एमवीए की बढ़ाई टेंशन। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सभी 90 सीटों पर लड़ने का कर दिया ऐलान। तो सवाल उठ रहा है कि क्या इंडी गठबंधन अब सिर्फ संसद भवन तक दिखेगा और राज्यों में होगा आपस में ही भीषण मुकाबला। बाल विवाह कानून को असम में मिली जबरदस्त कामयाबी। बाल विवाह पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार असम में कानूनी दखल से बाल विवाह में 81% तक की कमी आई। बाईस जुलाई को सावन शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की होगी धूम। तो कांवड़ रूट पर दुकानों और ठेलों के लिए जारी किया गया नियम। नाम और पहचान अब बताना जरूरी। गलत नेम प्लेट से यात्रियों को नहीं कर सकते गुमराह। और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत देश के दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में बारिश की चेतावनी। केरल के वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में बारिश का रेड अलर्ट। तो असम में बाढ़ की स्थिति में फिलहाल सुधार। जलमग्न जिलों की संख्या अब घटकर हुई 13। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में किस तरह से जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, जो कि वहां पर मोटे तौर पर एमवीए के नाम से जानी जाती है, उसमें किस तरह के डिफरेंसेस हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है। कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। माना जा रहा है कि महायुति के सभी दल बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी
अजीत पवार वाला गुट मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी की बात कीजिए तो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। दरअसल इसमें थोड़ा इजाफा सपा ने भी कर दिया। उत्तर प्रदेश में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने मुंबई कूच कर दिया। तो हुआ ये कि सपा इंडी गठबंधन से कुछ सीटें महाराष्ट्र में हड़पना चाहती है। तो आज मुंबई में सपा सांसदों का स्वागत समारोह रखा गया है। यानी कि वहां पर समाजवादी पार्टी अपनी गतिविधि बढ़ा रही है। अखिलेश यादव अपने पीडीए वाले फॉर्मूले को अब महाराष्ट्र में भी लग रहा है कि आजमाना चाह रहे हैं। तो सपा महाराष्ट्र में अपने कोर मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलितों को जोड़ना चाहती है, जो आघाड़ी के लिए खुली चुनौती होगी एमवीए के लिए, क्योंकि एमवीए का भी वोट बैंक लगभग उधर ही है। शिवसेना उद्धव तो अखिलेश से भी ज्यादा उत्साहित है। लोकसभा में जीत से उत्साहित उद्धव सेना ने 125 सीटों पर दावा ठोक दिया। तो वहीं इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली कांग्रेस तो सारी की सारी 288 सीटों पर फीडबैक ले रही है फिलहाल। शरद पवार की बात कीजिए तो उनका भी दावा कुछ अलग है। उन्हें अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, इसलिए 88 सीटों की मांग उन्होंने रख दी है। फिर ऐसी परिस्थिति में तो कांग्रेस के लिए गठबंधन धर्म निभाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में देखा गया था, ऐसे में आज कांग्रेस की मीटिंग में यह तय होना है कि पार्टी कितना दबाव झेल सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में काफी दबाव में आई थी कांग्रेस, तो क्या उसी तरह के दबाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस दिखेगी? जिस तरह तमाम दल, पहले शिवसेना उद्धव गुट, शरद पवार जो एनसीपी का शरद पवार गुट है, और अब तो सपा भी, वो जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, तो क्या कांग्रेस दबाव में आएगी? और इन सब के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है और इस लोकसभा में भी ऐसा ही होगा। हमेशा मुंबई शिवसेना का गढ़ रहा है। यहाँ की मुंबई महानगर पालिका हो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें विधानसभा के और लोकसभा के हम जीतते आए हैं। तो ज़रूर जैसे विदर्भ में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलती है, पश्चिम महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब को ज़्यादा सीटें मिलती है। अपना अपना गढ़ होता है, अपना अपना प्रभाव होता है। तो मुंबई कोकण में शिवसेना का प्रभाव हमेशा रहा है, तो उस हिसाब से सीटों का बंटवारा आगे हो जाएगा। और वहीं भाजपा की प्रवक्ता शाइना एमसी का कहना है कि उद्धव ठाकरे की भाजपा एक काडर तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना काम करती है और भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की सेना ने यहाँ तक घोषणा किया है कि कौन से सीट्स पे वो लड़ना चाहते हैं। वहाँ कोई अलायंस का धर्मा या अलायंस की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऑन द अदर हैंड, हम एक डिसिप्लिन काडर हैं, हम एक काडर बेस्ड पार्टी है और आज और कल हमारी कोर कमेटी की बैठक है। उसके बाद एक रणनीति रूपरेखा बनेगी जिसका पालन होगा और जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो एक ही लक्ष्य है, वो है महाराष्ट्र की जनता और जनहित में काम करना। और वहीं शिवसेना के नेता हेमंत तुकाराम गोडसे का कहना है कि हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा में 45% था और इस बार तो ये 90% होगा। हमारा स्ट्राइक रेट जो लोकसभा में 45% था, ये टाइम वो 90% कैसा हुआ, उसके लिए ये आज प्लानिंग की बैठक थी। और मुझे लगता है कि संगठन में भी जहाँ पे चेंजेस करना चाहिए, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो, वो संगठन के लिए मार्गदर्शन किया गया है। तो ये दावा उद्धव गुट के शिवसेना उद्धव गुट के नेता का है। और क्या कुछ चल रहा है और एमवीए में जो पहले से टेंशन है, क्या उसको सपा भी बढ़ा रही है क्या? शिशिर शेलार हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, किस तरह से ये सीटों को लेकर लगता है कि सब ने अपना अपना दावा बढ़ा कर ठोक दिया है, ताकि आगे चलकर जब बंटवारा हो तो उस बार्गेनिंग में उनका दबाव ज्यादा रहे? कहीं ये दबाव बहुत ज्यादा ओवरलोडेड दबाव तो नहीं हो जाएगा कि उसके बाद पता चला कि इतना ज्यादा दबाव हो गया कि फिर एकता ही कहीं बिखर न जाए? बिल्कुल, हालांकि विपक्ष इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सोच रहा है कि ये गंगा बह रही है तो उसमें डुबकी लगाया जाए, और इसीलिए अमूमन जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं और उसको अगर हम ध्यान से देखें तो जाहिर सी बात एक स्पष्ट होती है कि कोई बात कर रहा है कि ये हमारा गढ़ है, कोई बात कर रहा है ये हमारी वोट बैंक है, तो कोई बात कर रहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो इन चीजों पर इस वक्त
ज्यादा बात हो रही है। फिलहाल की स्थिति अगर महाराष्ट्र की कहूंगा तो मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र में इस वक्त कांग्रेस की एक बड़ी बैठक मंथन चल रही है, किस प्रकार से विधानसभा को जो है जी जाए। कोई बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की भी एक बड़ी बैठक 2 दिनों से महाराष्ट्र में हो रही है। कुछ ही दिनों पहले उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना की पार्टी की बैठक इसमें हुई थी, और आज जो बयान संजय राउत ने दिया है उसको अगर हम ठीक से उसका विश्लेषण करें तो शायद उन्होंने ये कह ही दिया है कि किस प्रकार से सीट उनको चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुंबई जो कि उनका गढ़ है, तो ऐसे में मुंबई में उनका, अगर उनके बयान का अगर हम एक उदाहरण ले तो वो चाहते हैं कि मुंबई में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी लड़े। 2 दिनों पहले अगर कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर कांग्रेस के नेताओं की भी अगर बात करें, उनकी तरफ से बयान आया है कि इस वक्त कांग्रेस का जो है विदर्भ में काफी अच्छा होल्ड है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक अच्छी खासी बढ़त महाराष्ट्र में मिली है, तो उसके बाद उनका ये कहना है कि विदर्भ जो कि पुराना एक समय में कांग्रेस का गढ़ था, फिर से कांग्रेस वहां पर एक बार मजबूत शक्त हो रही है, तो कांग्रेस को जो है वहां पर ज्यादा सीटें मिले। कोई बात अगर हम करें तो जिस प्रकार से शरद पवार की पार्टी है, उनका अगर हम बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र में इस पार्टी का ज्यादा होल्ड चाहते हैं कि यहाँ पर उनको सबसे ज्यादा सीटें मिले। लेकिन सबसे ज्यादा सीटों का मायने मतलब क्या है, किस प्रकार से सीट शेयरिंग होगा, ये सबसे बड़ा विषय। और इसमें आज का अगर विषय करें तो जैसे मैंने कहा कि इस गंगा में हर कोई डुबकी लगाना चाह रहा है, तो ऐसे में सपा भी यहाँ पर, मैं उसी पर आना चाह रहा था शिशिर कि देखिए टेंशन तो पहले से ही जो कांग्रेस है, उद्धव गुट है और शरद पवार का गुट है उनके बीच था ही, लेकिन अब सपा भी अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर वहां एंट्री चाह रही है। तो क्या वो जो पहले से टेंशन थी एमवीए के बीच, उसको सपा ने भी बिल्कुल बढ़ाने का काम कर दिया है क्या, दावा ठोंक करके? देखिए इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं कि शिवसेना एक हिंदुत्व वाली पार्टी जिसे कहते थे, एक विचार हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती थी, लेकिन इस बार की अगर चुनाव का पैटर्न अगर देखें तो शिवसेना को जो है हिंदुत्व के वोट तो ठीक है, लेकिन जो गैर हिंदुत्व जो मतदाता है उनसे भी ज्यादा सीट जो है शिवसेना को मिली है। इसका सादा फायदा उनको मिला है। सपा ये बात बखूबी जानती है, 2 विधायक है उनके यहाँ पर मुंबई में, तो ऐसे में वो भी चाहती है कि अगर इस प्रकार से अगर वोटों का कंसोलिडेशन होता है, उनको भी अगर इसमें ज्यादा सीट मिलकर, जाहिर सी बात है कि वो भी अपनी ताकत जो है मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ा पाएंगे। ये सबसे प्रमुख कारण है कि जिस प्रकार से दावा उन्होंने ठोका है कि अगर जहां तक बात करें शिवसेना को इसका लाभ हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को इसका लाभ हो ही सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से शिशिर सपा जो है वो टेंशन बढ़ा रही है, उधर तीनों जो दल हैं उनके बीच पहले से ही सीटों के बंटवारे को लेकर अलग अलग दावेदारी है। लेकिन थोड़ी सी बात महायुति की भी कर लेते हैं। महायुति में क्या सारा बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक तरह की सहमति या एक तरह का फॉर्मूला लगभग कम से कम दिमाग में तैयार है कि जब बंटवारे की बात आएगी तो आराम से सीटों का बंटवारा कर लेंगे? देखिए, हालांकि राजनीति में इस वक्त अगर कहा जाए तो कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, और कोई चाहता है कि अपनी पावर जरूर दिखाए। इसका उदाहरण हमने देखा कि इस प्रकार से महाराष्ट्र में जो पिछले अभी विधान परिषद के चुनाव हुए, तो एक तालमेल दिखा महायुति में। जिस प्रकार के महायुति के जो 9 अगर उम्मीदवार कहे तो जीत के आ चुके हैं, फिर उसमें अजित पवार पार्टी के 2 उम्मीदवार थे, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे पार्टी के 2 उम्मीदवार थे, बीजेपी के जो है 5 उम्मीदवार है। तो एक तालमेल के जरिए उन्होंने अपने सभी उम्मीदवार जो है उनको जीत हासिल करा दी है। तो एक हौसला जरूर बुलंद है, और ये महाविकास आघाड़ी के साथ साथ महायुति भी जानती है कि अगर अच्छा समन्वय रखा और अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला ठीक हो तो जीत की संभावना बढ़ती है। ऐसे में खासतौर पर महायुति की बात करें तो यहाँ पर भी आर्म ट्विस्टिंग चल रहा है। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने के कुछ जो अगर बात करें लीडर्स की, तो उन्होंने कहा कि उनको 100 से ज्यादा सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार वो महाराष्ट्र में। तो क्या वो आंकड़ा वो जीत पाएंगे? साथ ही साथ जो कुछ पॉकेट्स है शिवसेना की, जो सीटें उन्होंने जीती है, वो सीटें जो है एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना को मिले, उसकी डिमांड भी करने का प्रयास जो है करेंगे। इस प्रकार के रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स हम अमूमन पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। तो एक मीडिया टैक्टिक्स कहते हैं या फिर हम कहते हैं कि प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वही दूसरी ओर अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के गद्दावर नेता जो है छगन भुजबल ने जब अगर बात करें पिछले महीने एनसीपी की एक बड़ी बैठक यहाँ पे हुई थी, उनका जो है वर्धापन दिन हुआ था, तो उसमें एक बात उन्होंने स्पष्ट की थी कि हमको 80 से 90 सीटें चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अजीत पवार पार्टी भी जो है इसमें प्रेशर डालने का काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको मिले। हालांकि बीजेपी ने इस बारे में अब तक कोई टिप्पणी, बीजेपी किसी भी नेता ने इसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं की है कि उनको कितनी सीटें चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात तो जरूर है कि महाराष्ट्र में कम से कम फिलहाल जो है ना वो एमवीए में ज्यादा संकट दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका जुड़ने के लिए और विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। तो महाराष्ट्र में जो ये आपस में नूरा कुश्ती टाइप की चीजें दिख रही हैं, जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है।
क्योंकि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसमें ये कई राज्यों में देखा जा रहा है। तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं अपने परिवार की वर्चस्व वाली राजनीति को बचाए रखने की कवायद है क्या? आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इसी पर आज की खास चर्चा होगी। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा ये कि क्या जो वो तथाकथित चट्टानी एकता है वो सिर्फ दिल्ली के लिए और उसमें भी सिर्फ संसद तक के लिए है? बात विपक्षी गठबंधन की तथाकथित एकता की हो रही है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको महाराष्ट्र की स्थिति तो बताई। इस तरह से कई राज्यों में ये जो दल हैं ये बिल्कुल आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे? क्या इसके पीछे परिवारवादी वर्चस्व है? इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ बातें हम आपको बड़ी बातें बता देते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के बाद अब हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंककर सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि इंडी ब्लॉक अब सिर्फ संसद भवन तक ही दिखेगा और राज्यों में मुकाबला भीषण होने वाला है। अगर यही स्थिति रहती है तो विपक्ष की तथाकथित चट्टानी एकता के बीच कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी में कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल के फ्री बिजली को झूठा करार दिया और बिजली के दामों में हुई वृद्धि को रोकने की मांग की। तो दिल्ली में बिल्कुल सड़क पर है कांग्रेस पार्टी, दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। उधर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के अभियान पर ब्रेक लगाने के लिए पंजाब के सीएम ने कहा, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो सपा नेता अखिलेश यादव राष्ट्रीय मंच पर पांव रखने के लिए बेताब हैं। उनके कई बयान, कई ऐसे गतिविधियां हैं जो ये दिखाती हैं, जाहिर है कि पार्टी का फलक बड़ा करने के लिए वो अपना विस्तार चाहते हैं। सपा का विस्तार केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। उधर आज मुंबई में सपा अपने पीडीए फॉर्मूले की आजमाइश कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा भी की थी कि वहां पर सपा पांव फैलाना चाहती है। महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर मची नूरा कुश्ती में अब सपा भी रिंग में पहुंच चुकी है। वो भी ताल ठोक रही है अपना कि अब हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। सपा मुस्लिम वोट बैंक में हिस्सेदारी चाहती है, जिसका फायदा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उठाया था इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो जाहिर है कि हर परिवारवादी पार्टी में परिवार को बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसा लग रहा है। आगे हम आपको कुछ और बातें बताएंगे। गठबंधन क्या संसद भवन तक ही सीमित हो गया है? विपक्षी इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन में परिवार के अस्तित्व को लेकर संघर्ष ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, दक्षिण से एक उदाहरण लीजिए। डीएमके को संभालने के लिए अब उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। वही विवादित बयान देने वाले उदयनिधि। ममता बनर्जी की पार्टी की बात कर लीजिए तो अब कमान भतीजे अभिषेक के हाथ में है, यानी वो भी परिवारवादी पार्टी। हर छोटा बड़ा निर्णय अब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ही ले रहे हैं। कर्नाटक में सीएम डिप्टी सीएम के बीच घमासान के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे का नाम भी लाइन में आ गया है। अब वो भी डिप्टी सीएम, उनकी नाम की चर्चा है। सपा नेता अखिलेश यादव अपने 7 भाई भतीजे के साथ दिल्ली में पार्टी की साख बचाने में लगे हुए हैं। गांधी परिवार की बात कर लीजिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी संसद पहुंचने की तैयारी कर रही है। वायनाड से उनको लड़ाने की बात हो रही है। शरद पवार पिता पुत्री तो संसद भवन में पहले से ही मौजूद हैं। शरद पवार, सुप्रिया सुले पहले से ही मौजूद हैं संसद में। लालू यादव की बात कर लीजिए, उनके परिवार की तो सभी, लगभग सभी सदस्य राजनीति के मैदान में हैं। तो फिर गठबंधन बड़ा या परिवार, ये एक यक्ष प्रश्न है। और इसी के लिए गठबंधन में जो दरार दिखाई पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे परिवार है क्या? तो फिलहाल तो एक अपडेट देते हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बेहतर परिणाम लाएगी। हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली
बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। पूरे जोर शोर से ताल ठोक दिया हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने। इधर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर क्षेत्र में दिल्ली में फेल रही है। ये सरकार जो लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, हमारा काम है उनको एक्सपोज करें, हमारा काम है उनके विरुद्ध अपनी बात को आवाज़ मजबूती के से उठाएं। हम पहले भी जनता की आवाज़ों को बुलंद करते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में दुश्मनी, और ये जो तथाकथित चट्टानी एकता की बात कही जा रही थी जो कभी कभार दिख जाती है तो सिर्फ संसद के अंदर ही दिखती है। संसद में भी हालांकि इसमें कई बार ऐसा हुआ कि कई मुद्दों पर ये साथ नहीं आए। तो ये जो आपस में दूरी बन जाती है, क्या इसके पीछे परिवार है, परिवारवाद है, परिवारवादी राजनीति का वर्चस्व है? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। साथ में अनिल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिल गुप्ता जी इस खास बहस में, खास चर्चा में। सारिका सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत सारिका सिंह जी आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, क्या इसे यही समझा जाए जिस तरह से कि सपा प्रमुख ने वहां पर अपना दावा ठोक दिया है महाराष्ट्र के लिए, और भी कई राज्यों में हमने देखा, अभी हमने अपडेट दिया हरियाणा का, कह दिया कि 90 के 90 सीटों पर हम लड़ेंगे। ये तमाम और भी कई राज्यों में ऐसा हो रहा है, बंगाल के में हमने देखा ही है। तो क्या ये जो दावा था कि हमारी चट्टानी एकता है, वो दावा कहीं से भी हकीकत से में वो दिखाई नहीं पड़ रहा? हकीकत से काफी परे ये दावा है विपक्षी गठबंधन का। लाजी, जब हम अखबारों में और मीडिया में सुर्खियों में जब देखते हैं कि इंडिया ब्लॉक का नाम बड़े बड़े मोटे मोटे हेडिंग्स के साथ में, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए का हम नाम देखते हैं, और उसके बाद जब आपकी रिपोर्ट देखते हैं तो लगता है कि ये सब कुछ हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी मैं इसलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि अभी संसद का मानसून सत्र का अभी अगला ये शुरू होने वाला है। आप यहाँ देखेंगे कि इस तरह के नैरेटिव होंगे जैसे लगेगा कि इंडिया ब्लॉक शायद पूरे देश में एक चट्टानी एकता जो एनडीए के खिलाफ में है, खास करके मोदी सरकार के खिलाफ में है, उसका एक तरह से वो अपना ये सारी चीजें वहाँ उद्घाटित करते हुए दिखेंगे। लेकिन बगल में राजधानी दिल्ली में आप केजरीवाल जी के पूरे करप्शन को लेके जो कांग्रेस पार्टी जगह जगह धरना दे रही है। कल 55 जगहों पे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था जी, और केजरीवाल को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता रहे थे कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। उधर आप देखिए कि कल ही भगवंत मान वहां पहुंचे हुए, हरियाणा पहुंचे हुए हैं, और पूरे हरियाणा विधानसभा में आम आदमी पार्टी को उतार के वो एक तरह से लॉन्चिंग था उनका, जो वो कह रहे थे कि हम पार्टी के जो चुनाव प्रचार है उसका लॉन्च करने आए हैं, और वो वहां कांग्रेस के अभियान में वहां उनको भ्रष्ट कह रहे हैं। तो आखिर ये सवाल तो उठेगा लोगों के मन में कि जब अखबारों में, मीडिया में ये जो मोटे मोटे अक्षरों में और बड़े हेडिंग्स में इंडिया ब्लॉक का नाम लिया जाता है, फिर ये इंडिया ब्लॉक जमीन पे राज्यों में ऐसे लड़ते हुए, जैसे आपने महाराष्ट्र का आप दिखाया कि आज सारे सपा के सांसदों का वहां सम्मान किया जा रहा है मुंबई में, और वो एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम अपना पीडीए को जैसे यूपी में कामयाब बनाया वैसे महाराष्ट्र के असेंबली में कामयाब बनाएंगे। तो फिर ये इंडिया गठबंधन है कहाँ? ये एक सवाल तो लोगों के मन में जरूर होगा। यही सवाल लेके सीधे सारिका सिंह जी के पास चलता हूं। सारिका सिंह जी, दिल्ली में 55 जगह पर कांग्रेस प्रदर्शन करती है, कहती है कि केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उधर आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहती है कि 90 के 90 सीटों पर लड़ेंगे। तो फिर ये एकता हम लोग कहाँ देखें, इसको कैसे इसको महसूस करें कि हाँ विपक्षी एकता नाम की कोई चीज है भी? सारिका सिंह जी। जी देखिए, आपको सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी,
आज का जो ये विषय है आपका, निश्चित रूप से ये बहुत ही सेंसिटिव और इसके ऊपर डिबेट होने वाला ही विषय है। ये बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये चीज देखिए, आपके कुछ स्टेट्स के अंदर जो अलायंस की पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस की कुछ पार्टीज हैं वो कई स्टेट्स में आमने सामने लड़ रही हैं। हालांकि कुछ ऐसी जो परिस्थितियां थी वो लोकसभा चुनाव में भी नजर आई थी, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात कर लें आप, तो ऐसी कई जगह थी ऐसी जहां पर ये स्थितियों से एनकाउंटर हमें होना पड़ा था। लेकिन देखिए जो सबसे बड़ी चीज है वो ये समझने वाली है कि देखिए जो अलायंस है, उसके जो अलायंस के घटक दल हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस चीज को समझना होगा। ठीक है। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका सबसे जो उनका मोटिव होता है, जो उनका उद्देश्य है, वो देखिए निश्चित रूप से अपना विस्तार करना और अपने कद काठी को आपके पॉइंट को मैं समझ गया। एक छोटी सी बात जोड़ता हूं, एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं। उन्हीं राजनीति के तहत लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस ने काफी दबाव झेला, ठीक है, सहयोगी दलों के काफी दबाव को अपने ऊपर लिया। आगे भी कांग्रेस लेगी क्या, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में या फिर और दूसरे राज्यों में, एकता की खातिर? मैं इसी विषय पर आ रही थी कि जो हम लोकसभा की और विधानसभाओं की या राज्यों की, देश की और राज्य की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिलता है। जो 2024 का अभी का इलेक्शन हमने देखा रिसेंटली जो हुआ, उसमें आप देखें कि पूरे देश के अंदर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा सारी विपक्षी पार्टियों के सामने था वो था लगातार जो हमारे संविधान के ऊपर हमला हो रहा था। लगातार जो एक गलत मैसेज दिया जा रहा था दलितों, पिछड़ों, इन सब लोगों के खिलाफ, जो एक लामबंद होकर के एक अलग तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा था, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ। तो उस परिस्थिति के अंदर ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि इन ताकतों को रोका जाए और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां कहीं जिन भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो दूसरे घटक दल की पार्टियां रही हो, उनको अपने जो पर्सनल जो इश्यूज थे उनको दरकिनार करते हुए एक बड़े कैनवास पर उनको आना था, तो वो सारी पार्टियां आई। अब अगर हम विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हर पार्टी का, चाहे वो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी वहां पर है, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो है वहां पर जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा मैंने कहा कि हर पार्टी का अपना विस्तार भी करना है, लोगों की बात भी उठानी है और एक बड़े परिदृश्य के अंदर उनको अपने आप को आगे भी लेके लौटता हूं आपके पास। आपका पॉइंट जो है वो आ गया कि क्यों हम राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और क्यों केंद्रीय स्तर पर एकता रखते हैं। अनिल गुप्ता जी, जिस तरह से इंडी गठबंधन चट्टानी एकता का दावा तो करती है, लेकिन कई राज्यों में उन्होंने खुद भी बोला कि लोकसभा चुनाव में भी हम कई राज्यों में फेल रहे, नहीं बना पाए उस तरह का गठबंधन। पश्चिम बंगाल उसका उदाहरण है, पंजाब उसका उदाहरण है, और भी कई राज्य हैं जहां पर कि वो गठबंधन नहीं बना। लेकिन राज्यों में अगर इस तरह का गठबंधन नहीं भी बनता है तो हम केंद्र में और दिल्ली में बिल्कुल एक हैं। इसमें ये बताइए कि जब राज्यों में इनका गठबंधन नहीं बनता है, जैसे हरियाणा ले लीजिए या महाराष्ट्र में तो खैर अभी उस तरह का डिफरेंस नहीं आ रहा, आपके लिए काम आसान हो जाता है फिर? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो गठबंधन एक शब्द है ये बड़ा पवित्र शब्द है, पर जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने इस शब्द का मखौल उड़ाया है, जिस तरीके से उसका मजाक उड़ावा है, ये देश की जनता जान रही है। अभी 1 महीने पहले 4 जून तक इनका दिल्ली में गठबंधन था, इनका हरियाणा में गठबंधन था, इनका हर जगह गठबंधन था, पर जैसे ही अपना उल्लू सीधा हुआ, जैसे ही चुनाव खत्म हुए, अब ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जो इंडी गठबंधन बना, इसका कोई कॉमन विजन नहीं था, सिर्फ एक ही विजन था, किसी तरीके से मोदी जी को हटाओ। ये लालच के बलीबूत ये गठबंधन बना। आज देखिए, अभी थोड़े दिन बाद वायनाड में चुनाव होना है, केरल में, क्या इनका गठबंधन रहेगा? नहीं रहेगा, उन्होंने डिक्लेयर किया। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में क्या है, गठबंधन जब बनता है तो एक कॉमन विजन होता है, एक कॉमन एजेंडा होता है, देश को किस तरीके से आगे ले जाते हैं। आज भी अगर आप बात करें तो फिस्कल हेल्थ की बात करें तो पश्चिम बंगाल, केरला, पंजाब में बुरी हालत है, कई जगह तो 35% तक डेट टू जीएसडीपी की रेशियो है, पर गवर्नेंस पे ध्यान नहीं देते। अनिल जी, मैं अरविंद केजरीवाल के एक बयान को कोट करता हूं। उन्होंने बीच चुनाव में कह दिया था कि ना लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है, ऐसा है कि यह गठबंधन कहीं ना कहीं थोड़े समय का स्ट्रेटेजिक मैरिज होता है। उन्होंने साफ कहा था, उन्होंने अपनी तरफ से यह बात साफ तौर पर कही थी।
देखिए क्या है, जैसे ही वो जेल से बाहर निकले थे, उनकी सबसे पहली जॉइंट जो रैली निकली थी वो दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली के अंदर कल्याणपुरी में निकली थी। और ये क्लेम किया जाएगा कि अब जेल से वोट देंगे, जेल से करेंगे। पर किस तरीके से जब रिजल्ट आए, तो चाहे कोंडली हो चाहे त्रिलोकपुरी हो, वो लोकसभा तो जीते, पर यहां पर भी इनका सिटिंग जो विधायक है जो लोकसभा लड़ता बुरी तरीके से आ रहा है। तो आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने कहा आप देश के लिए क्या विजन है आपका। इनका पंजाब में बात करें, पंजाब में वही आम आदमी मान सरकार वहां खेरा को अरेस्ट कर रही थी, इनके विधायकों को अरेस्ट कर रही थी। बिल्कुल, तो कई पूर्व मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया। मंत्री को करा। क्या देश के लिए कोई विजन है क्या? अब राज्यों की बात कर ले हम। ठीक है, अगर पंजाब में इस टाइम क्या बुरी हालत है, ठीक है, आपके इस सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। पैसे नहीं है। आपके इस सवाल को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, देश के लिए कोई विजन है क्या? सारिका जी ने जिक्र किया कि देखिए हमारा वो कॉमन ग्राउंड था, उस ग्राउंड पर हम इकट्ठा आए, लोकसभा चुनाव में काफी हद तक इकट्ठा आए, कई जगहों पर नहीं भी आ पाए। लेकिन सवाल यह है कि देश के लिए क्या विजन है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बाय एंड लार्ज आप देख लीजिए, तमिलनाडु से लेकर के यहां तक का आप डेवलपमेंट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश तक का और महाराष्ट्र तक का, कहीं ना कहीं ये लगता है क्या कि जो ये ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां उसमें परिवार का वर्चस्व है, और उस परिवार के वर्चस्व को बनाए रखना सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर वही है, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं और फिर उसमें बाकी चीजों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन सबसे पहला प्रमुख जो प्राथमिकता है, सबसे पहली वाली, वो यही है कि अपनी परिवार की राजनीति बिल्कुल एकदम जमी रहे, चलती रहे। लाल जी, मैं आपकी ही रिपोर्ट से आता हूं। देश तो इनके लिए कोई इशू है ही नहीं। इशू जो है, जो सबसे आपने सवाल उठाया था अपनी रिपोर्ट में कि गठबंधन फर्स्ट या परिवार फर्स्ट। बिल्कुल। तो आप इस पे अगर ये बात कर लीजिए, तो आपके पूरी रिपोर्ट से आप शुरू कीजिए कि डीएमके को अपनी पार्टी का वर्चस्व, अपने परिवार का वर्चस्व चाहिए स्टालिन को, तो आज उनके बेटे जो है डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। ये काम पहले हो जाना था, लेकिन सनातन पे जिस तरह के उनके विवादित बयान आए थे कि उसको सनातन को लेके मलेरिया कोड क्या क्या बीमारी का उन्होंने संज्ञा दी थी, तो शायद उनका वो मामला थोड़ी दिन के लिए खटाई में चला गया। लेकिन अब वो फिर दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। आप इधर कांग्रेस में देख लिए, कांग्रेस पार्टी के अभी परिवार के, गांधी परिवार के 3 सदस्य, अब जल्दी ही प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल हो जाएंगी। उसी तरह सपा पार्टी का देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार से, अपने ही परिवार से अखिलेश के 7 लोग अभी संसद में भवन में शोभा बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी के अस्तित्व की बात करेंगे। इसी तरह से आप आरजेडी को देख लीजिए, सारे अभी टीएमसी को देख लीजिए कि अभी ममता जी के पूरे का पार्टी का जो है पूरा सब कुछ अब अभिषेक बनर्जी ने संभाल लिया है। तो अब सवाल है कि इनके लिए इंडिया गठबंधन फिर है क्या? इनके लिए जब परिवार फर्स्ट है, जब परिवार को इनको अपना ये बनाना है, उसमें गठबंधन की कोई भूमिका और कोई अहमियत नहीं रह जाती है। अब अगर आम आदमी पार्टी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि इन सारे राजनीतिक दल को के अपने अपने परिवार के वर्चस्व और अपने अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई है, गठबंधन उनका दूसरा है, तो फिर आम आदमी पार्टी इस तरह के उसमें अपना क्यों रिस्क ले? ये सारी चीजें जो है सिर्फ एक परसेप्शन का है। परसेप्शन ये दे रहे हैं कि हम मोदी के खिलाफ में, पीएम के खिलाफ में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में संसद के सामने में खड़े हैं उनका। ठीक है। और ये परसेप्शन देके वो हेडलाइन तो इंडिया ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन इनकी इंडिया ब्लॉक की स्थिति इतनी बदतर है कि आज आप सीट शेयरिंग के लिए राज्यों के चुनाव में आप देख लीजिए कि उसमें इनका कहीं से कोई तालमेल। अभी आप यूपी में ही देख लीजिए, 10 यूपी में जो विधानसभा के बाई इलेक्शन होने हैं, तो अखिलेश ने तो एक इसका टेलर दिखा दिया अभी मुंबई में जाके, और जब वो सीट मांगेंगे तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस के सामने में एक आईना दिखाएंगे कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में सीट चाहिए तो हमें पहले महाराष्ट्र के लिए छोड़ो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं सारिका जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अनिल जी आप बीच में कुछ इसमें जोड़ना चाहते थे, संक्षेप में जोड़िए, फिर सारिका जी के पास। मेरा ये कहना है कि ये व्यक्तिवादी पार्टी तो है ही, साथ में इनका मेन एजेंडा है सनातन विरोध। देखिए किस तरीके से बेशर्मी से इन्होंने पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने क्या कहा फैजाबाद के सांसद के बारे में कि वो अयोध्या का राजा है, पूरा विश्व जानता है अयोध्या के राजा श्री राम है। किस तरीके से डीएम के जो जिनको भी डिप्टी सीएम बना रहे हैं, उन्होंने मक्खी मच्छर डेंगू तक कहा सनातन को। किस तरीके से कल की बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक विधायक है राजेंद्र गौतम, उसने कहा ये कांवड़ तो नौटंकी है, सब ये बेकार चीज है।
तो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को खराब करना, बर्बाद करना और सनातन के विरोधियों को एकजुट करना इनका काम है। मैंने आपको लगता है कि परिवार के वर्चस्व के साथ साथ सनातन विरोध भी इनका एजेंडा है? कोई विजन नहीं है, पर किसी ना किसी तरीके से सत्ता को अपने पारिवारिक फायदे के लिए हासिल करना ये इनका उद्देश्य है। लौटता हूं आपके पास सारिका जी सीधा सवाल। हाँ सारिका जी, सीधा सवाल ये कि देखिए, चाहे कांग्रेस में एक परिवार की बात हो, हमने बताया कि सोनिया गांधी जी ऑलरेडी संसद में हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी के आने की तैयारी है, रॉबर्ट वाड्रा अलग ताल ठोक रहे हैं कि हमको भी लड़ना है चुनाव। फिर उसी तरह से चाहे अखिलेश परिवार हो, ममता बनर्जी परिवार हो, लालू परिवार हो, तमाम परिवार ही परिवार हैं। तो क्या परिवार ही सबसे ऊपर है और गठबंधन की एकता में सबसे बड़ा जिसे कहते हैं रोड़ा, वो यही वाला तत्व है क्या सारिका जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी के मेरे भाई प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का प्लीज जवाब देना चाहूंगी। जिस सनातन का ढोंग करके ये पूरे देश को भ्रमित करना चाह रहे थे, और जिस सनातन का ढोंग करके ये 303 से 230 के ऊपर सिमट गए हैं, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, 240 सीटें हैं इनकी, तो कृपया और एनडीए की तो 293 नहीं तो 240 है, तो ये तो 400 पार का नारा दे रहे थे। हाँ, ये बात थी। आप देखो, इनकी 400 पार का नारा दे रहे थे, पिछली बार से भी कम चले गए हैं, 303 थे पिछली बार, इस बार 240 पे चले। अब बात हम करते हैं इनके सनातन की और अयोध्या के अंदर राम के अपमान की, तो देखिए आप व्यक्तियों की बात ना करें, आप जनता की बात करें ना। लोकतंत्र के अंदर जनता जो है वो सब समझती है, तो जनता ने इस बात का जवाब आपको ऑटोमेटिकली दे दिया है। अयोध्या के अंदर आप हार गए, प्रयागराज में आप हार गए, और आसपास की सारी सीटों पर ये हार चुके हैं। तो अगर ये जनता को कन्विंस करने में अगर कामयाब रहते और जनता ये मानती कि सनातन की ठेकेदारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, ठीक है, आप परिवार के वर्चस्व पर आ जाइए। आप मेरी बात मेरे को पूरी करने दीजिए। हाँ कीजिए ना, उस पर उनसे रिएक्शन लूंगा। नहीं, पहले इनकी बात का रिएक्शन, मुझे कंप्लीट बात मेरी करने दीजिए। ठीक है, कि जो ये कह रहे थे, दूसरी बात ये कह रहे हैं, तो आप ये देखिए अभी जो उपचुनाव हुए हैं, अभी 4 जून को तो चुनाव हुए थे, उपचुनाव में भी बद्रीनाथ को ले लीजिए, वहां भी ये हार गए हैं, जहां पर खासकर 97% हिंदू वोटर्स हैं। तो क्या वो सनातन को हिंदू वो सीट तो पहले आप ही के पास थी, कांग्रेस के पास ही तो वो सीट थी पहले। आप चुनाव की बात करिए। हाँ, आज ठीक है, चुनाव हुए है ना, मत पड़ा, ठीक मतों के काउंटिंग। हाँ, ठीक है, ये बात सही। फिर जो ढोंग ये जिस तरीके का रट रहे हैं, लगा रहे हैं, जनता तो इसको समझ रही है। ठीक है, दूसरी बात आप अगर करते हैं परिवारवाद की, या दूसरी बात करते हैं आप सरकार में आने की, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आप इनको देखिए, जय शाह जी के पास में कौन सी डिग्री है, वो बीसीसीआई में, वो कौन सी राजनीति में है आप बताइए ना। नहीं, बीसीसीआई में किस हद पे बैठे हैं, क्या वो क्रिकेट खेले हैं कभी? आप देखिए कि जो राजनीति के अंदर जो परिवार है या जो लोग हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, वकील का बेटा वकील है, नेता चाहे राजीव शुक्ल हो या और तमाम तरह के नेता वो बीसीसीआई में रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए कि अगर एक राजनीतिक परिवार से आने वाला व्यक्ति और लोकतंत्र के अंदर सीट ले, अगर उसको टिकट मिल रही है, वो जनता के बीच जा रहा है और जनता उसको चुन करके भेज रही है, इसका मतलब आप जनता का अपमान कर रहे हैं। क्या वो उनको मनोनीत सदस्य थोड़े ही हैं? जनता ने चुन करके भेजा है ना, तो आप कौन से परिवारवाद की रट लगाए बैठे हैं? जनता चुन रही है। यानी आपका कहना कि भाई परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। प्लीज मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। क्या वहां पर इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था? जिन जिन क्षेत्रों की ये बात करें, चाहे आप वो प्रियंका जी की, चाहे राहुल जी की, चाहे आप अखिलेश के 5 सदस्यों की जो भी बात कर रहे हैं, क्या वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था क्या? बिल्कुल था, बिल्कुल था। है क्या? तो जनता मूर्ख है क्या? वो समझती नहीं है। जनता अगर इस बात को समझती तो वो इनके कैंडिडेट को जिताती ना। ठीक है, ये जो बकवास की बातें ठीक है, लौटता हूं आपके पास, निर्मल लौटता हूं आपके पास। अनिल जी 40 पर तो आ गए हैं। अनिल जी कह रहे हैं कि भाई चाहे 7 रहें या 9 रहें या 12 रहें, जनता चुन के भेज रही है, तो दिक्कत क्या है? मैं सारिका जी को चैलेंज करता हूं, आप पिछले 35 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 1989 से और अभी 2024 तक 35 साल में कांग्रेस को आज तक 240 सीटें नहीं मिली हैं। और ये ख्वाब बनाते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए पुराना रिकॉर्ड, और ये ख्वाब बुनते हैं प्रधानमंत्री के बनने के। 35 साल का रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये बीजेपी बात करते हैं, जब बीजेपी को पूरी मेजोरिटी मिली है, एनडीए को मेजोरिटी मिली है। अरे आपने पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जो मुद्दे लगाते हैं वो कभी सनातन का लगाते हैं, कभी परिवार को जोड़ते हैं, कभी ऐसे लोगों से गठबंधन करते हैं। ठीक है, आप परिवारवाद को बिल्कुल, आप परिवारवाद को नहीं मान रही, कह रही है कि जनता चुन रही है, तो ठीक है, चलिए। लेकिन एक बात है,
कि गठबंधन में कहीं ना कहीं लाल जी, ऐसा लग मैं रहा है। सारिका हाँ, जी जल्दी का से एक सुन लाइन रहा जोड़ था। दीजिए, जल्दी से एक लाइन। सारिका जी का जस्ट मैंने बहुत बढ़िया सुना और सारिका जी ने काफी बढ़िया अपना, मैं असरदार कह सकता हूं कि उन्होंने अपने पॉइंट को रखा है। बिल्कुल। लेकिन सारिका जी, एक चीज तो ये बात सामने में है कि आज ये जो लड़ाई पूरे परिवार को लेके जो सामने में है, उसको लेके पूरी की पूरी पार्टियां एक्सपोज हो गई है। आप दलील इसलिए दे रही हैं, या जो भी एक कंपनी के रूप में परिवार बना है, आप एक मिनट सुन लीजिए, आपका हमने 2 मिनट सुना है, धैर्य से सुना है, और सिर्फ हम लोग आपके जल्दी सुनने के लिए नहीं क्योंकि बैठे फिर हैं। अगली स्टोरी तो पर थोड़ा भी सा हमें इस जाना बात का ये धैर्य रखिए। नेशन फर्स्ट जब हम कहते हैं तो नेशन फर्स्ट का मतलब नहीं होता है कि अखिलेश यादव के परिवार के 7 लोग चुन के संसद में बैठे हैं और उससे वो नेशन बनता है। यानी परिवारवाद को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तब अब ये नहीं होता है कि आरजेडी में लालू यादव के परिवार में सिर्फ एक उनके बेटे ही जनता क्या करेगी जब उन्हीं को आप प्रमोट करेंगे तो? लोगों में उनको और कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता है। नेशन फर्स्ट तब होता है जब आप स्टालिन का देख लीजिए या ममता बनर्जी को देख लीजिए। छोटा सा काउंटर मुझे सारिका जी का लेना करने की राजनीति है जिसको आप सारिका जी छोटा सा काउंटर कीजिएगा क्योंकि ध्यान आकर्षित करना है लोगों को। बिल्कुल। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट इन्हीं की बात कहूंगी। ये नेशन फर्स्ट की संक्षेप में बात कर रहे हैं, तो मैं प्लीज इनसे ये कहना चाहूंगी कि इस देश का प्रधानमंत्री अगर सार्वजनिक मंच से ये कहता है कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र ले जाएगा, वो आपकी जगह ले जाएगा, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है। मुद्दों को लेकर के आप जिस समय कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो वो तो फिर नैरेटिव चलाने की बात होती है। चलिए फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर रोकनी पड़ेगी, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका सिंह जी जुड़ने के लिए, साथ में अनिल गुप्ता जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम एक और बड़ी खबर की बात करेंगे, और ये जो खबर है ना, ये अच्छी खबर और कामयाबी की खबर है पूर्वोत्तर राज्य असम से, जहां पर बाल विवाह कानून जो है वो जबरदस्त सुपरहिट रहा है। दरअसल बाल विवाह पर लगाई गई कानूनी रोक से असम में जोरदार सार्थक परिणाम मिला है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की बाल विवाह पर रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट के अनुसार असम में कानूनी दखल से बाल विवाह में 81% तक की कमी आ गई है। तो बड़ी जबरदस्त सफलता कही जा सकती है इसको। असम के 30% गांवों में बाल विवाह के पूरी तरह खात्मे के साथ ही 40% गांवों में उल्लेखनीय कमी आई है। ये गांवों में इसका असर पड़ा है। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार असम मॉडल बाल विवाह रोकने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। 2021-22 से 23-24 के बीच असम के 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। आज असम में 98% लोग ये मानते हैं कि कानूनी दखल बाल विवाह को समाप्त करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका बड़ा असर पड़ा है। अब असम सरकार की हर तरफ तारीफ हो रही है, तो राज्य सरकार अब शादी और तलाक को लेकर के भी कानून बनाने की बात कर रही है कि आगे चलकर वो कानून बनाएगी। लेकिन जरा याद कीजिए कि जब असम में बाल विवाह पर कानून बनाया गया था तो किस तरह से कुछ लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। अब ये रिपोर्ट खुलासा कर रही है कि इस कानून को सभी वर्ग के लोग अपना रहे हैं और सभी को इसका फायदा हो रहा है। तो फिर सवाल है कि क्यों कुछ लोग ऐसे प्रगतिशील कानून को भी मजहबी रंग देकर रोकना चाहते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने के उनके राज्य सरकार के मिशन से न केवल सामाजिक परिवर्तन आया है बल्कि बालिकाओं के लिए स्वस्थ जीवन भी सुनिश्चित हुआ है। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर 80% चाइल्ड मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% चाइल्ड मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूं। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम साजिद रशीदी का कहना है कि भाजपा ऐसा करके संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। ये अपने अपने उन राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं इस तरह के कार्य करेंगे, जो इनका संविधान को बदलने की जो इनकी नीयत और नीति है उस पर ये इस तरह से अमल करेंगे।
कमल बोरा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कमल बोरा से हम इस मामले में अपडेट लेंगे कि क्या कुछ इस रिपोर्ट से निकल करके सामने आई है और असम का जो ये बाल विवाह कानून है वो कितना कामयाब रहा है। इसको लेकर के राज्य में इस बाल विवाह कानून को लेकर के क्या अतीत रहा है, किस तरह से इस कानून को वहां लागू किया गया है और उसकी सफलता अब जबरदस्त तौर पर सामने आ रही है। और आगे भी शादी और तलाक को लेकर के भी हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरह के उनकी सरकार जो है इस तरह का कानून असम के लिए बनाना चाहती है। तो कमल बोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, जबरदस्त सुपर हिट रहा वो बाल विवाह निरोधक कानून, तो अब असम में इसका हर तरफ बिल्कुल स्वागत हो रहा है इस कामयाबी का। जी बिल्कुल, देखिए आप कुछ देर पहले कुछ आंकड़े बता रहे थे कि किस तरीके से सक्सेस यहाँ पे हुआ है, या फिर जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम का सरकार का बागडोर संभाला है तभी से उन्होंने जो ये मुहिम हाथ में लिया है कि असम के महिलाओं को, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के महिलाओं को समान अधिकार मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले। तो इस और जिस तरीके से कदम उठाया गया था, पहले फरवरी महीने में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिस ऑर्डिनेंस के तहत असम के जो असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल 1935 इसको नाकाम करने की यहाँ पे जो कोशिश किया गया था, और उसी के साथ साथ 2021 से ही जो चाइल्ड मैरिजेस को जो बंद करने की यहाँ पे जो कोशिश है, जिसके तहत एक मुहिम चलाया गया था, कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया था चाइल्ड मैरिजेस के साथ, जो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली जो इंडल्स है, सभी लोगों को अरेस्ट करने का यहाँ के जो प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, जिसके तहत लगभग 3000 से भी अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया था। कई सारे यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है जिसके कारण यहाँ पे सक्सेस दिखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि 2021 से आज तक लगभग 81% यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और इस सक्सेस में मैं बताना चाहूंगा, इससे भी बड़ा सक्सेस मैं ये कहूंगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में इस बात को सराहा है। उनके जो जितने भी गाँव हैं असम में जहां पे ऐसे केसेस को देखने को मिला था या फिर अरेस्ट हुआ था, क्रैकडाउन हुआ था, ऐसे लगभग 98% गाँव का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन तो यही बात जाहिर करता है कि कमल, जिस तरह से ये कानून जबरदस्त कामयाब रहा, बिल्कुल सुपर हिट रहा, शादी और तलाक को लेकर के भी हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार कानून बनाना चाहती है और कह रही है कि वो इस तरह के कानून लेकर आएगी। इसके बारे में क्या लोग इसका भी स्वागत कर रहे हैं कि हाँ, ये भी सभी लोगों के हित में है, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों? जी देखिए, इस मामले में पहले मैं बताना चाहूँगा, इस मामले में जब भी चीफ मिनिस्टर को ये पूछा गया था कि ये एक धर्मीय कारण है, क्या ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर हमला है, ये भी सवाल किया गया था। लेकिन असम के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि चाइल्ड मैरिज जो है ये कोई धर्मीय कारण, ये कोई धर्मीय इवेंट नहीं है, क्योंकि देखिए चाइल्ड मैरिजेस माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। लेकिन अगर आंकड़े को देखें, 80% मैरिजेस माइनॉरिटी कम्युनिटी में देखने को मिलता है और 20% अदर कम्युनिटी में देखने को मिलता है। लेकिन मतलब इसका एक ही उद्देश्य, इस जो कानून लाने का जो यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है, चाइल्ड मैरिज को रोकना, फायदा पहुंचाना। बिल्कुल, चाइल्ड मैरिज को रोकना एक ही उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, पहुंचाना। इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता कमल बोरा जुड़े हुए थे हमारे साथ असम से। और अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर की। इस खबर की भी बड़ी चर्चा, और ये चर्चा जो है, ये खबर है कांवड़ यात्रा के नियम को लेकर, जिस पर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। दरअसल 22 जुलाई को सावन शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की धूम होगी। हर साल धूम होती है, इस बार भी होगी। राज्य की योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर दुकानों ठेलों के लिए एक नया नियम जारी किया है। और यह नियम क्या है? सरकार के नए नियम के मुताबिक अब दुकानदारों के लिए अपना नाम और पहचान बताना जरूरी होगा। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी वजह है। नया नियम लागू होने के बाद अब दुकानदार गलत नेम प्लेट से यात्रियों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। दरअसल पहले कांवड़ यात्रियों की तरफ से अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रहती थी कि वो गुमराह हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनकी पवित्रता भंग होती है। लेकिन कुछ लोग इस नए नियम को धार्मिक रंग देकर खड़ा कर रहे हैं बेवजह विवाद। ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जिनको अपने लिए तो हर उत्पाद पर हलाल सर्टिफिकेट चाहिए अपने लिए। देखिए किस तरह डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मापदंड है। लेकिन अब कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की पवित्रता सुनिश्चित की जा रही है, तो इनको आपत्ति है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है। कई समझदार लोग
जिनमें कुछ मौलाना भी हैं, वो मानते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, नया नियम बिल्कुल सही है। लेकिन सपा के सांसद एसटी हसन ने इसे ध्रुवीकरण करार दिया, यानी कि राजनीति इस पर शुरू हो गई है और सब अपने अपने हिसाब से अपने पोजीशन को रख रहे हैं। तो सपा के सांसद ने इसे ध्रुवीकरण करार दे दिया। सुनिए। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं, लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उसमें नाम लिखवाए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता और धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन से अखिलेश यादव को क्या परेशानी है। अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। आखिर इन्हें प्रॉब्लम क्या है? हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम अपनी आईडी दिखाते हैं ना। आईडी दिखाने में, नाम लिखने में प्रॉब्लम क्या है? सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विकास सिंह से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विकास, ये नए नियम में क्या क्या है और उनकी क्या आपत्ति है जो हर उत्पाद में हलाल का सर्टिफिकेट ढूंढते हैं? विकास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार की तरफ से जो कांवड़ यात्री हैं उनकी आस्था की शुचिता बरकरार रखने के लिए सीएम योगी ने ये निर्देश दिया है और बिल्कुल ही ये बहुत ज़रूरी हो जाता है तब जब तमाम सारे बड़ी संख्या में कांवड़िए निकलते हैं पूरे प्रदेश में और हर किसी की अपनी होती हैं। अगर इसमें दुकानदार का नाम लिखा रहेगा तो आदमी अपनी सुविधा अनुसार उसका प्रयोग करेगा या नहीं करेगा, ये उसका है। और बिल्कुल पहचान छुपाना बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि तमाम सारे कांवड़ यात्री जो होते हैं वो एक व्रत लेके चलते हैं। जब तक वो जल लेकर जल अर्पित नहीं कर देते हैं वो सभी लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग फलाहार का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे में एक पहचान बनी रहनी चाहिए और खास तौर से इतने लंबे मार्ग में हमने देखा, इससे पहले भी जब बड़ी यात्राएं निकली या अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने जो आयोजन कराया मुहर्रम में काफी ज्यादा जुलूस निकले, 15,000 से ज्यादा। तो ऐसे में शांतिपूर्वक यात्रा हो, संपन्न की जाए, कांवड़ यात्रा में जोश और उल्लास बना रहे, इसी के लिए किया गया। विकास एक छोटा सा बैकग्राउंड दीजिए। विकास एक छोटा सा बैकग्राउंड दीजिए। खुशी हो जाए। विकास एक छोटा सा बैकग्राउंड दीजिए। लोग कह रहे हैं कि भाई पहले भी तो यात्रा चलती थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी नए नियम की? क्यों पड़ी जरूरत? जी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस आस्था में कोई खलल ना पैदा कर सके। तमाम सारे ऐसे अराजक तो ऐसे इनपुट उत्तर प्रदेश में आया करते हैं कि तमाम सारी जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का ना काम करें। इसके मद्देनजर ये किया जा रहा है और तमाम सारे दुकानदारों ने इसका स्वागत भी किया है, चाहे धर्मगुरु हो। भले कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, लेकिन ये जरूरी हो जाता है। हम देखते हैं आमतौर पर कुछ बड़े जो ब्रांड होते हैं वो अपना नाम लेकर ही चलते हैं। अगर वहां पर नाम लिखा रहेगा दुकानदार का तो सबसे पहली बात कोई घटना होती है तो उसका भी जो है कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी रहेंगे, वहां पर तमाम सारे लोगों की पहचान की जा सकती है। तो अपनी पहचान छुपाना बिल्कुल सही नहीं है, पहचान बताना बिल्कुल। इसी के मद्देनजर ये नया कानून, नया नियम लाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विकास आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।